हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। तो 4 मार्च की करंट अफेयर शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले करते हैं 3 मार्च के सभी प्रश्नों का एक तेजी से रिवीजन। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन था कि दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी के सिलसिले में कुल कितने रुपए की बोली लगाई गई। ये जो नीलामी थी ये 1 और 2 मार्च को हुई थी, 2 दिनों में पूरी हुई थी। कुल 6 राउंड हुए थे, 4 राउंड पहले दिन और 2 राउंड दूसरे दिन, और कुल मिला के 77,814 करोड़ और 80 लाख रुपए की बोली यहाँ पर लगाई गई है। तो ये याद रखना, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। और 3 दिन के मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन बंदरगाह, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। वर्चुअल प्लेटफॉर्म एक है वेबसाइट www.maritimeIndiasummit.in पर। तो इसके उद्घाटन समारोह को हाल ही में संबोधित किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 3 दिन चलने वाले मारीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर बनेगा बंदरगाह, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय। और अगर क्वेश्चन पूछा गया कि उद्घाटन समारोह को किसने संबोधित किया था, तो आंसर बनेगा पीएम नरेंद्र मोदी। कौन सा देश अन्य विकसित देशों की तुलना में सर्वाधिक संख्या में महिला वाणिज्यिक पायलट रखता है। तो ये है अपना प्यारा भारत। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आवास ऋण पर ब्याज दर घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो इसका सही जवाब है 6.7%। कितना? 6.7%। युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 में भारतीय वायुसेना पहली बार प्रतिभाग कर रही है और इस युद्धाभ्यास को आयोजित कर रहा है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। और नेशनल प्रोटीन डे ये प्रतिवर्ष होता है कब? 27 फरवरी को। तो प्रतिवर्ष नेशनल प्रोटीन डे मनाया जाता है कब? 2020 से इसकी शुरुआत हुई है। तो इस साल 2021 की जो थीम है वो है पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। गेमिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता के केंद्र के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए केंद्र सरकार के साथ कौन सा संस्थान सहयोग करेगा? तो ये है आईआईटी बॉम्बे। और हाल ही में किस राज्य ने ई परिवहन व्यवस्था लागू की है? तो ई परिवहन व्यवस्था को लागू किया है हिमाचल प्रदेश ने। अब हिमाचल प्रदेश में जो गाड़ी का पेपर बनता है, रजिस्ट्रेशन, डीएल और अन्य जो कागज होंगे वो डिजिटली आपको प्राप्त हो जाएंगे अगर आप हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। तो ई दाखिल पोर्टल का संबंध है उपभोक्ता शिकायत समाधान से, ये भी आपको याद रखना है। और अब बारी है आज के प्रश्नों की, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि फरवरी माह का जो ई बुक है, पीडीएफ ई बुक, ये चैनल पर उपलब्ध है। इसे अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपके हैंड रिटेन नोट्स की तरह होगा। इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नोट्स आपने ही लिखा है। बिल्कुल सरल भाषा में है, बहुत ही तेज़ तरीके से आपको याद होगा और एकदम आपके दिमाग में सारी बातें छप जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो अगर इसे आप परचेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बारी है आज के प्रश्नों की। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। विश्व वन्यजीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये अभी हाल ही में कब मनाया गया? तो सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन सी, 3 मार्च। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर में लुप्त हो रही वनस्पतियों और जीव जंतुओं की प्रजातियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा हर साल अलग अलग थीम से इस खास दिवस को मनाता है। तो शुरुआत कैसे हुई? तो दुनिया भर से लुप्त हो रहे जंगली फल फूलों और जो जानवर हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड को प्रतिबंधित करने के लिए 3 मार्च 1973 ये बात बहुत ही पुरानी है, लेकिन यहाँ पर विडंबना इस बात की है कि अभी तक भी हम लोग इस जो मतलब कि गैर कानूनी ट्रेड होते हैं उसको अभी तक रोक नहीं पाए हैं। तो 3 मार्च 1973 को यूनाइटेड नेशंस के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हुए थे और इस खास दिन की याद में 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 63वें सत्र में ये तय हुआ कि हर साल 13 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाया जाएगा। तो 3 मार्च 2014 को पहली बार विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया था। तो प्रतिवर्ष इसके बाद से 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाया जा रहा है। थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर परीक्षा के लिए। तो याद रखना कि यूएनजीए यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2021 के लिए
जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है उसकी थीम रखी गई है वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना। ये 2021 की थीम है। और 2020 की थीम याद रखना, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है जो पुरानी थीम्स होती हैं। तो 2020 की थीम रखी गई थी पृथ्वी पर जीवन कायम रखना, और 2019 में थीम क्या थी, पानी के नीचे जीवन, लोगों और ग्रह के लिए। तो ये 3 साल की थीम है, 2019, 2020 और 2021 की। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि किस वर्ष तक भारत की संपूर्ण रेल का विद्युतीकरण पूरा कर लिया जाएगा। और इसी के साथ एक बात और भी याद रखना कि अभी हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी कहा है कि एक ऐसा निश्चित समय आएगा किस वर्ष तक भारतीय रेल पूरी तरह से जो ग्रीन एनर्जी होती है उस पर आधारित हो जाएगी। तो फिलहाल संपूर्ण रेल का जो विद्युतीकरण होगा ये कार्य 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि 2023 तक देश में समूचा रेल नेटवर्क पूरी तरह से विद्युतीकृत हो जाएगा और 2030 तक सभी जो रेल्स हैं वो ग्रीन एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा से चलेंगी। तो मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि सरकार परिवहन पर होने वाले खर्च को कम करने और आपूर्ति श्रृंखला की कुशलता बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है। रूस के प्रमुख विपक्षी नेता एलेक्सी नेवरेनी को जहर देकर मारने के प्रयास के बाद किस देश ने रूस और वहां की कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये काम तो बस दुनिया में एक ही देश कर सकता है और वो है अमेरिका। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, अमेरिका ने रूस के प्रमुख विपक्षी नेता एलेक्सी नेवलेनी को जहर देकर मारने के प्रयास के बाद रूस और वहां की कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। संवाददाताओं से बात करते हुए व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यूरोपीय संघ के साथ मिलकर प्रतिबंध लगाए गए हैं और रूस से नेवलेनी को जेल से रिहा करने को कहा गया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि ये प्रतिबंध बाइडेन सरकार के द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में एक प्रमुख निर्णय है। बाइडेन प्रशासन ने पहली बार रूस के खिलाफ इस तरीके के कदम उठाते हुए प्रतिबंध लगाए हैं। गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों में कौन सा राज्य पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों में पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है। जम्मू कश्मीर ने इन खेलों में कुल 11 स्वर्ण, कितने 11 स्वर्ण, 18 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। कल कश्मीर के बारामूला जिले में ये जो है पूरा हुआ, यानी कि ये संपन्न हुआ। तो इस विशाल खेल आयोजन में 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 से अधिक एथलीट्स ने हिस्सा लिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना कि गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों में कौन सा राज्य पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन सी। भारत की संसद ने 2 टीवी चैनलों लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को एक एकीकृत चैनल में विलय कर दिया है। आपको बताना है कि ये जो एकीकृत चैनल है इसका नाम क्या है। सही जवाब है ऑप्शन बी, संसद टीवी। तो फ्रेंड्स, भारत की संसद ने 2 टीवी चैनलों लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को एक चैनल संसद टीवी में विलय कर दिया है। यह नया मंच सदन की कार्रवाई, समाचार और वर्तमान मामलों के कार्यक्रम को हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में भी प्रसारित करता रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि पूर्व कपड़ा सचिव रवि कपूर को 1 वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर संसद टीवी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये पॉइंट जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। संसद टीवी के 1 साल के सीईओ कौन बने हैं, तो ये बने हैं रवि कपूर, पूर्व कपड़ा सचिव। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 2035 तक बंदरगाह परियोजनाओं में कुल कितने बिलियन डॉलर का निवेश करेगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, कुल मिला के 82 बिलियन डॉलर का निवेश करने का लक्ष्य है भारत का। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारत 2035 तक बंदरगाह परियोजनाओं में 82 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के विजन को प्राप्त करने के लिए विभिन्न सुधारों के माध्यम से विश्व स्तरीय समुद्री बुनियादी ढांचा बनाने पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया था और उसी दौरान उन्होंने ये बात कही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाने वाला सुगम्य भारत ऐप का संबंध किससे है। तो सुगम्य भारत ऐप जो लॉन्च हुआ है
इसका संबंध किससे है? सही जवाब है ऑप्शन डी, सुगमता और पहुंच में वृद्धि के लिए सुगम भारत ऐप को लॉन्च किया गया है और इसे लॉन्च किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं थावर चंद गहलोत। तो इसी के साथ सुगम भारत और ऐप और एक पुस्तिका एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट का लोकार्पण भी किया गया है। तो याद रखना कि यह ऐप और पुस्तिका दिव्यांगजन सशक्तिकरण के विभाग ने तैयार की है। सुगम भारत ऐप उपयोग में बहुत ही सरल मोबाइल ऐप है और यह 10 क्षेत्रीय भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी और मलयालम में उपलब्ध होगा। एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नामक पुस्तिका में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के फोटो का संग्रह है और इस पुस्तक का उद्देश्य सुगमता की 10 विशेषताओं तथा समझने लायक अच्छे बुरे व्यवहारों के प्रति संवेदनशील बनाने का दिशा निर्देश है। इस पुस्तिका का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण ऐप पर और विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस जो कि प्रतिवर्ष होता है 1 मार्च को, तो इसकी 2021 की थीम क्या है? सही जवाब इसका क्या होगा? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन डी, स्ट्रॉन्ग सिविल प्रोडक्शन टू प्रिजर्व द नेशनल इकोनॉमी। ये 2021 की थीम है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस की, जो कि मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 मार्च को। तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2021 अंतर्राष्ट्रीय नागरिक रक्षा संगठन ICDO की स्थापना के 90वें वर्ष का प्रतीक है और यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1931 में पेरिस में की गई थी जॉर्ज सेंट पॉल के द्वारा। इसका मुख्यालय मिलेगा आपको जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। किस देश के प्रधानमंत्री को वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार दिया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका सही जवाब होगा भारत। तो फ्रेंड्स, ये पेपर की कटिंग आप देख सकते हैं जहां पर बताया गया है कि सेरावीक कॉन्फ्रेंस 2021 को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेगा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार। तो यहाँ पर बताया गया है कि वाशिंगटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले सप्ताह वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री सेरावीक कॉन्फ्रेंस 2021 को संबोधित भी करेंगे। यह सम्मेलन डिजिटल तरीके से 1 से 5 मार्च तक आयोजित होगा। कार्यक्रम के आयोजक IHS मार्केट ने यह जानकारी दी है। इस सम्मेलन के नामी वक्ताओं की में पर्यावरण के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केरी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के अध्यक्ष और ब्रेक थ्रू एनर्जी बिल गेट्स के संस्थापक और सऊदी अरामको के अध्यक्ष और CEO अमीर नासिर भी रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि किस देश ने आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए पहला आर्कटिक उपग्रह लॉन्च किया है? सही जवाब इसका क्या होगा? ये हैं आपके ऑप्शन, जिसमें सही आंसर है ऑप्शन C यानी कि रूस। तो नाम इसका क्या है? रोस्कोसमोस ने सोयूज 2.1B कैरियर को लॉन्च किया है और इस रॉकेट की सहायता से आर्कटिक M सैटेलाइट को ले जाया जाएगा। तो यह उपग्रह आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी भी करेगा। यह रूस के उत्तरी क्षेत्र में 24 घंटे सतत निगरानी का काम करता रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे यह पूछ रहा है कि हाल ही में किसे 2021 में साहित्य अकादमी का मानद फेलो चुना गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना है आपको, जिसका सही जवाब है ऑप्शन C, डॉक्टर वेलचेरू नारायण राव। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हाल ही में जाने माने विद्वान, लेखक, अनुवादक और आलोचक प्रोफेसर वेलचेरू नारायण राव को साहित्य अकादमी का मानद फेलो चुना गया है। गौरतलब है कि प्रोफेसर नारायण राव को तेलुगु साहित्य में उनके योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। साहित्य अकादमी को 72 सदस्यता देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। प्रोफेसर वेलचेरू नारायण राव को यह सम्मान तेलुगु साहित्य, दक्षिण भारतीय इतिहास और अनेक मौलिक कृतियों के अनुवाद में दिए गए अपने योगदान के कारण दिया गया है। इसके साथ ही वह यरूशलेम के हिब्रू विश्वविद्यालय के उन्नत अध्ययन संस्थान तथा मेडिसन विश्वविद्यालय में मानविकी अनुसंधान संस्थान के फेलो भी हैं। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी जीके है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में एक साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष भारत की अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। गौरतलब है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में प्रदान किया जाता है।
साहित्य अकादमी अंग्रेजी में इंडियन लिटरेचर तथा अंग्रेजी में समकालीन भारतीय साहित्य नामक द्विमासिक पत्रिकाओं का संपादन भी करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे क्वेश्चन प्रतिवर्ष बनते हैं अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो फ्रेंड्स, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। मैंने कल आपसे सवाल किया था कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी दंतिदुर्ग ने। हालांकि जितने भी लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं बहुत ही शानदार लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने रैंडमली जो नाम चुना है वो है सरोज सिंह। इन्होंने भी काफ़ी अच्छा लिखा है और फिलहाल इनको लाइक कम मिले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इन्होंने हिंदी में लिखा होता, हिंदी में, तो ये आंसर भी काफ़ी सराहनीय आंसर है और इसको भी बहुत सारे लाइक मिलते। तो आप एक दूसरे को इसका जो आंसर होता है उसका रिव्यू कर दिया करें, इससे आपकी जो समझ होगी वो भी बढ़ेगी और सामने वाले का वीडियो सामने वाले का जो कमेंट है अगर उसे आप लाइक करेंगे तो उसे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो एक साथ आगे बढ़िए और एक दूसरे का सहयोग करते हुए। तो अब बारी है क्विज नंबर 4 की। निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस बायोम में पेड़ नहीं है। तो टैगा, टुंड्रा, चैपल और सवाना। तो ये हैं आपके ऑप्शन। बताइएगा ज़रा डिटेल में कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। मैं सभी के प्रश्नों के जो भी उत्तर आते हैं सभी को पढ़ता हूँ। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।